Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing prelims special series for PYQ. हम हर दिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इस एनालिसिस से हमें बहुत इजीली क्लियर हो जाता है अपने कंसेप्ट और हमारा रिवीजन भी हो जाता। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और इसको मेमोराइज भी किया होगा कि कौन शेड्यूल्स में क्या बातचीत की गई है। तो आज जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे, बेसिकली आपको पता प्रेजेंट नाउ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। अब ये सवाल उठता है कि शेड्यूल्स है क्या ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? अगर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको बाहर क्यों रखा गया? अगर कुछ चीज़ अमेंडमेंट करते हैं तो क्या शेड्यूल में भी अमेंडमेंट होता है कि नहीं? क्या हम शेड्यूल को अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं? और ये बार बार शेड्यूल 9 शेड्यूल क्या है, इस पर बहुत सारे सवाल आप देखते होंगे। 10 शेड्यूल क्या है? तो शेड्यूल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में ये रखा गया कि थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो थोड़ा सा बल्कि ना हो जाए, इसलिए शेड्यूल्स को थोड़ा अलग रखा गया। वैसे टॉपिक को, वैसे कंटेंट को, टेबल्स को बाहर रखा गया जो आर्टिकल्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए हम उसे शेड्यूल में मेंशन कर दिए। इसको आप बोल सकते हैं कि टू अंडरस्टैंड द बेसिक, इजी समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिखा हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, थोड़ा सा बल्कि है, तो इजी कन्वे करने के लिए हमने कुछ पार्ट को अलग रखा जो हम आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप शेड्यूल्स को कह सकते हैं द टेबल्स और कंटेंट्स which are mentioned or we can say which are not mentioned in the article of Indian Constitution। आपको पता है 395 आर्टिकल्स हैं। अब कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए गए, उसको हमने शेड्यूल्स में रख दिया। जैसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 में यूनियन एंड टेरिटरी को लेकर एक्सप्लेन किया गया कैसे स्टेट्स बनते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स, इसको हमने आर्टिकल में एक्सप्लेन ना करके हमने शेड्यूल में रख दिया कि थोड़ा सा बल्कि ना हो, वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए हमने एक अलग शेड्यूल बना दिया। जैसे दूसरा शेड्यूल स्पेशल पावर्स, सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर्स। अब सैलरी हो, अलाउंस हो, पर्क्स हो, हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें या स्टेट्स एग्जीक्यूटिव की बात करें, वहाँ पे एक्सप्लेन ना करके हमने शेड्यूल में रख दिया कि वहाँ आर्टिकल में क्यों एक्सप्लेन करें। उसको हमने एक अलग कंटेंट बना दिया, अलग टेबल बना दिया टू अंडरस्टैंड, टू एक तरीके से आप बोल सकते हैं टू इजी एक्सप्रेस करने के लिए हमने अलग से कंटेंट बना दिया। तो ये वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने से पहले आपको ओथ लेना पड़ता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से बन गए तब ओथ लेना है, या आप एक कैंडिडेट हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसके लिए भी आपको ओथ लेना होगा। तो अब वो ओथ और जो सारा चीज़ का प्रोसीजर है हमने उस शेड्यूल में रख दिया, ना कि हमने वो आर्टिकल ऑफ पार्लियामेंट वाला जो पूरा आर्टिकल से वहाँ एक्सप्लेन किया। तो यही इजी वे टू अंडरस्टैंड, इसलिए हमने एक शेड्यूल का अलग अलग कंटेंट बनाया। और जितने शेड्यूल्स आप देख रहे हैं फ्रॉम 1 to 12, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन विच आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपने 243 ए से लेकर सारा ABCD पढ़ा होगा पंचायती राज को लेकर, वहाँ पे पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है, ड्यूटीज़ की बात गई है, पंचायती राज में हो या लोकल बॉडीज़ हो। तो उसको हमने वहाँ एक्सप्लेन ना करके शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में रख दिया। तो थोड़ा सा बल्कि को रिमूव करने के लिए, टू मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ध्यान में रखते हुए हमने अलग से शेड्यूल बना दिया। लेकिन ये जितने शेड्यूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शेड्यूल का अपना एक इंपॉर्टेंस है, आपको याद रखना। अब ये सारे शेड्यूल्स को हम क्वेश्चन फॉर्मेट में जो जो सवाल से आए हैं उसको देखेंगे। जैसे जब भारत की संविधान अडॉप्ट किया गया था उस समय टोटल शेड्यूल्स कितने थे? 8 शेड्यूल्स थे। फिर जो 9वां शेड्यूल आया था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था इन 1951।
10th शेड्यूल कब आया? 10th शेड्यूल आया 1985 में थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट। फिर 11th एंड 12th वो आया 1992, 73 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो टोटल शेड्यूल्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, रेटिफाइड हुआ, उस समय 8 शेड्यूल थे। और ये जो फोर्थ नए 9, 10, 11, 12 जो नए ऐड हुए थ्रू अमेंडमेंट एक्ट 1951, 52nd एंड 74, मतलब कहने का एक फर्स्ट में, एक 52 में और 73, 74। तो ये बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम कुछ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है टिल नाउ, ये नहीं कह रहा है कि शुरुआती दौर में जब हमने अडॉप्ट किया था तो उस समय कितने शेड्यूल्स थे। ये बोल रहा टोटल नंबर ऑफ द इंडियन शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा? 12। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 12 शेड्यूल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। आपने पढ़ा होगा भारत के संविधान में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो ही जाता है। देयर आर 390 आर्टिकल्स, ये भी गलत है। 395 आर्टिकल्स। 9th, 10th, 11th and 12th schedules were added to the Constitution of India by the Constitution Amendment Act। ये सही है जो अभी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। हमने बताया था 9th पहला अमेंडमेंट एक्ट से थ्रू, 10th 52nd, 11th एंड 12 कैसे आया था? 73 एंड 74। तो ऐसे करके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना और आपने अपने जो नोट्स है उसको रिवाइज भी करते चलना है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स स्पेसिफिक देयर टेरिटरीज। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट में क्या बोला गया? यूनियन एंड देयर टेरिटरीज, और उनके बाउंड्रीज के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया और किसमें किया गया? फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन टू बी क्रिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडमेंट। तो जब भी नया टेरिटरी बनेगा, नया स्टेट्स बनेगा, तो हमें शेड्यूल में भी अमेंडमेंट करना होगा। आपने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में पढ़ा होगा। अगर हम आर्टिकल 3 में कोई अमेंडमेंट करते हैं तो हमें शेड्यूल को भी अमेंडमेंट करना होगा, और वो कौन सा अमेंडमेंट होगा? शेड्यूल 1। मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द, फोर्थ शेड्यूल किसे कहता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा। अगर राज्यसभा में कोई भी सीट्स को लेकर अगर हमें चेंजेस करना या सीट्स को लेकर जो भी एक्सप्लेनेशन किया गया है वो किसमें किया गया? फोर्थ शेड्यूल में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइन इन द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या बात किया गया? ओथ को लेकर। तो फॉर्म ऑफ ओथ ऑफिस फॉर द मिनिस्टर ऑफ यूनियन, सही है। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफिस to be made by the Chief Justice of Supreme Court, form of oath office for the President of India, ये गलत है। पार्लियामेंट मेंबर्स को लेकर है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट को लेकर है। तो उसका आंसर क्या होगा? सी। तो ये भी सब इजी है, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अगर आपका शेड्यूल्स आपके लिए बहुत अच्छे से आपने याद किया है तो आप सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ऐसे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा विद डिस्कशन। तो देखिएगा, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। अगर आप कैंडिडेट हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तब भी आपको ओथ लेना होगा। जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाइएगा तब भी आपको ओथ लेना हो। ये दोनों ओथ कहाँ बताया गया है? शेड्यूल 3 में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग को लेकर स्टेट मिनिस्टर। तो ये सारे लिस्टिंग है जो आपने पढ़ा भी होगा। मूविंग फॉरवर्ड, ये मैच द फॉलोइंग, थर्ड शेड्यूल में क्या बोला गया है? फॉर्म ऑफ ओथ्स और एफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में अभी पढ़ा एलोकेशन ऑफ सीट्स। 7th शेड्यूल में लिस्ट की बात की गई है, जो कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है। और 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस। इस हिसाब से जो हमारा क्या होगा? 2, 1, 4, 3 देख लीजिए। थर्ड शेड्यूल में ओथ, फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 7th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट जो टोटल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस जो टोटल 22 लैंग्वेजेस है। ये भी मैच दी फॉलोइंग है। फोर्थ में काउंसिल ऑफ स्टेट्स,
6 के बाद किसका क्या गया, ट्राइबल एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ट्राइबल एरियाज 4th। 8th में अगर बात करेंगे क्या है 8th में, लैंग्वेज। 9th लैंड रिफॉर्म्स, उसके हिसाब से क्या होगा सी। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चंस है जो शेड्यूल पे बेस्ड है। अगर आप ये टोटल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लगा लीजिएगा तो शेड्यूल का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उससे आपसे मिस्टेक्स नहीं होगा। तो ऐसे करके जरूर रिवीजन करें, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। 7th शेड्यूल, ये भी एक सेम वैसे ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। 3rd शेड्यूल में हमने बात किया तो ये तो सही है, नॉट करेक्टली मैच कह रहा है, नॉट करेक्टली मैच। 3rd शेड्यूल तो ये सही है, तो ये तो होगा नहीं। 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन जो दल बदलू कानून लाया गया था उसको लेकर ये भी सही है। 8th शेड्यूल लैंग्वेज की बात की गई है। 9th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स, तो ये गलत है। 9 शेड्यूल्स में रूल्स एंड रेगुलेशन लैंड रिफॉर्म्स को लेकर बात किया गया, तो इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स तो 4th शेड्यूल का है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर ये होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है 9। थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ते हैं 9th शेड्यूल के बारे में। 9th शेड्यूल, आपको पता है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड तो हमारे पास कितने शेड्यूल थे, सिर्फ 8th। जो पहला शेड्यूल ऐड किया गया वो 9th शेड्यूल था थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन 1951। उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब ये 9th शेड्यूल लाने का पीछे क्या कारण था। अब जैसे गवर्नमेंट पावर में आई आफ्टर द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, तो वो जो जमींदारी सिस्टम था उसको रिमूव करना चाहती थी और एक तरीके से इक्वलिटी को आगे बढ़ाते हुए, इक्वलिटरिज्म को आगे बढ़ाते हुए, ध्यान में रखते हुए हम जमींदारी सिस्टम को रिमूव करना चाहते थे। उसके लिए जो भी लैंड रिफॉर्म्स कानून आते थे लोग पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि उनका फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से एबॉलिश हो रहा है, उनका एक फंडामेंटल राइट्स का अटेल किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के उनके साथ हनन हो रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी उस समय फंडामेंटल राइट्स है। आप किसी का प्रॉपर्टी को आप उससे ले लीजिएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा, तो वो जाएगा ही, उन्हें बोलेंगे कि हमारा तो फंडामेंटल राइट्स है। अब जमींदारी रिफॉर्म्स भी जरूरी था, लैंड रिफॉर्म्स भी जरूरी था। इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून आता था सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाया जाता था, तो उसको ध्यान में रखते हुए उस समय की गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक ऐसा शेड्यूल लेकर आते हैं और जो भी हम कानून लाएंगे उस शेड्यूल में रख देंगे। इसके लिए क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू से बचा जाएगा। जुडिशियल स्क्रूटनी से बचने के लिए उन्होंने 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया। तो फॉर दैट रीजन ये 9th शेड्यूल का एंट्री होता है। एक बहुत फेमस केस है कामेश्वर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये शेड्यूल का आने का कारण यही था, टू स्किप फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू और स्क्रूटनिंग। आप नहीं बोल सकते कि आपका फंडामेंटल राइट्स अब एबोलिश्ड हो रहा है या कर्टेल किया जा रहा है। उससे बचने के लिए हम कोई भी कानून ले आते थे और उसको 9th शेड्यूल में लाने के लिए, तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया था थ्रू द 9th शेड्यूल। तो ये बड़ा फेमस रहा है 9th शेड्यूल। इसमें एक बड़ा फेमस केस भी रहा, कोलियो केस 2007। अब ये भी सवाल उठने लगा कि अगर आप सब कानून को अगर 9th शेड्यूल में रख रहे हैं और जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल स्क्रूटनी से बचने के लिए, और इससे थ्रू आप बेसिक स्ट्रक्चर को भी तो चेंज कर सकते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ लैंडमार्क जजमेंट दिया इन दिस केस। उन्होंने कहा कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरीके से डैमेज किया जा रहा है कोई भी लॉ और 9th शेड्यूल में क्यों नहीं रखा होगा, वो जुडिशियल रिव्यू को जाएगा, वो जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा। तो दिस इज द वेरी लैंडमार्क केस, आईसी कोलियो केस जिसे बोला जाता इन 2007। तो ये बड़ा फेमस रहा। इसको लेकर टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल, जो अभी हमने बात किया, बहुत फेमस केस रहा था 9th शेड्यूल को लेकर। 9th शेड्यूल टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन
स्टेट लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन इंक्लूडेड, कि 9वां शेड्यूल में रख दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए, जुडिशियल जो रिव्यू और स्क्रूटनी से प्रोटेक्शन के लिए उसके 9 शेड्यूल में रख दिया गया. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सही बात है. The validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made of it. अब ये तो चीज़ गलत हो जाता है, क्योंकि 2007 में कोलियो केस में बोला गया कि नहीं, अब स्क्रूटनिंग किया जाएगा अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर चेंज किया, अगर कोई डैमेज करता कोई भी पर्टिकुलर लॉ, तो ये स्टेटमेंट तो फिर गलत हो जाता. तो आंसर विल बी ए ओनली. देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ 9th शेड्यूल लॉ डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन इज डीलिंग द लैंड रिफॉर्म्स, शेड्यूल एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. कोलियो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल, जो अभी हमने बात किया था 9th शेड्यूल. कोलियो केस इज ए लैंडमार्क केस विच अपहेल्ड द अथॉरिटी टू द जुडिशरी टू रिव्यू लॉज इंक्लूडिंग द वंस अंडर द 9th शेड्यूल. जो 9th शेड्यूल है उसको फिर से रिव्यू कर सकती है अगर वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट ऑल्सो नोन एज द 9th शेड्यूल केस. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, कोलियो केस इन 2007. हम आप रिव्यू कर सकते, पहले इस तक रिव्यू नहीं कर सकते थे, लेकिन दिस लैंडमार्क केस के बाद हम रिव्यू कर सकते अगर कोई पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल में रखा गया तो. प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, 3 को लिस्ट जो हम बात करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वो किस में शेड्यूल में, शेड्यूल 7 में. ये आपने पढ़ा होगा. यूनियन लिस्ट में कितना है, 97 एंट्रीज. स्टेट लिस्ट ये गलत है, 66 इट इज, ये 47 एंट्रीज. तो उस हिसाब से आपको मेंशन करना है. आंसर विल बी बी, ए सी बी. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इन द कंकरेंट लिस्ट, आपने कंकरेंट लिस्ट में सारे लिस्ट को पढ़ा होगा. कंकरेंट लिस्ट, तो ये सारे बेसिक सवाल है, इसमें ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं है. एक सवाल देखते हैं. पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, बी सेंसस. आंसर विल बी सी. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल स्टेट्स कौन सा है में, 4th शेड्यूल में. सेकेंड शेड्यूल में क्या है, अलाउंस सैलरीज के बारे में बात किया गया. तो ऐसे करके आपको सारे शेड्यूल याद रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट. एजुकेशन, ये तो बहुत फेमस सवाल है, ये हमेशा याद रखना. एजुकेशन किस में है, कंकरेंट लिस्ट में. कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, जो लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उस पर स्टेट भी लॉ ला सकती है और यूनियन भी उस पर लॉ ला सकती है, इसलिए वो कंकरेंट लिस्ट में रखा गया. Currently, there are 52 subjects defined and listed under the 7 Constitution, which are joint domain of the both state government and the union territories of India, as well as the central government of India. Education, which was initially by a state subject, was transferred to the concurrent list. 42nd अमेंडमेंट में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया. उससे पहले तक ये स्टेट लिस्ट में था, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नियम कानून लाना चाहती है और स्टेट गवर्नमेंट भी. तो इसको ध्यान में रखते हुए कंकरेंट लिस्ट में ही रखा गया. तो वो कैसे लाया गया, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. By which amendment of the Constitution of India forest were transferred from a state list to the concurrent list. देख लीजिए 42nd. तो 42nd में एजुकेशन आया और फॉरेस्ट, बोथ आर बिफोर स्टेट में लिस्ट में थे, स्टेट लिस्ट में थे, उनको ट्रांसफर कहां किया गया, कंकरेंट लिस्ट में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन एंड फॉरेस्ट 42nd अमेंडमेंट से पहले ये स्टेट लिस्ट में थे, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में आ गए. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच, वैसे ही करके सवाल है, बेसिक्स है, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग नहीं है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन द एजुकेशन. आंसर इसका 1 2 3 4 5. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सही है. रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल. तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बेयरिंग ऑन एजुकेशन. डीपीएसपी में एजुकेशन को लेकर बात किया गया. रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज जो लिस्टिंग किया गया उसमें भी बोला गया. 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल में तो लिस्ट है.
यहाँ पे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बोला गया है, ट्राइबल एरिया, तो आंसर विल बी 1 2 3 4 5। Constitution of second schedule, 10th schedule relates to the एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी। ये कानून क्यों आया था? एक कानून इसलिए आया था, एक इंपॉर्टेंट फ्रेज बोला जाता, आया राम गया राम। एक हरियाणा के मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, वो एक दिन में 4 बार पार्टी स्विच करते हैं। तो शाम तक एक फ्रेज निकल कर आया कि पता ही नहीं चल रहा था वो पार्टी किस पार्टी में वो मेंबर है, तो इसलिए फ्रेज आया था आया राम गया राम। इसको ध्यान में रखते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। दल बदलू कानून को लेकर रोकने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट शेड्यूल लाया गया था। तो ये जो शेड्यूल आया था 10th शेड्यूल में 1985 थ्रू दिस 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 10th schedule of Indian Constitution deals with the anti-defection law. Which of the following not included the union list in the gas? ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं है। Which of the following not included in the union list? Agriculture is in the subject of state list. Which of the following included in the state list under the 7th schedule of the Indian Constitution? Railway, police. स्टेट लिस्ट, सब तो सेम क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, लेकिन बेसिक जो शेड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं जो हमने शुरुआत दौर में किया था वो बहुत बेसिक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। स्टेट लिस्ट। The right of the government to impose taxes and fees to be provided in the schedule of the constitution। 7th शेड्यूल में हमने बात किया था, जो लिस्टिंग की हम बात की थे। The land reforms come under the subject of state list. So these all are the important one. Which of the following schedule of the constitution anti-defection? अभी हमने पढ़ा 10th शेड्यूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल, सब क्वेश्चन एक से जैसा रिपीट रहते हैं। अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर द प्राइवेट पार्टीज टू द 5th शेड्यूल? 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर है। 5th शेड्यूल के बारे में जो बात किया गया शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर। Which schedule of the Constitution of India control the provision of administration control? 5th schedule. So these all are the important questions on the शेड्यूल्स। तो हमने शेड्यूल्स क्या होता है, वो शेड्यूल्स को बाहर क्यों रखा गया, इसके बारे में पढ़ा। द इम्पॉर्टेंट जजमेंट के कॉलियो केस जजमेंट के बारे में पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टू ट्राई टू रिवाइज योर शेड्यूल पार्ट एंड देन गो फॉर दिस वीडियो रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो चीज़ ना आए वो कन्फ्यूजन वो वीडियो से आपके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक को लेकर आएंगे और उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.